11.1 प्रस्तावना। इस इकाई में हम उद्योग धंधे, श्रमिक वर्ग तथा राज्यों के संदर्भ में उनसे जुड़े मुद्दों का अध्ययन करेंगे। भारत में राज्य भारतीय संघ की इकाइयों होने के कारण औद्योगिक संबंधों के क्षेत्रों में अपनी खुद की नीतियों का अनुसरण करने हेतु उल्लेखनीय राजनीतिक स्वायत्तता प्राप्त है। मायर्न बीनर का कहना है कि केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता वितरण ही भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की आधारशिला है। राज्य सरकारें राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम चलाती है और औद्योगिक संबंधों एवं श्रम नीतियों को रूपांतरित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। राज्य सरकारों को राष्ट्रीय सरकार में भी बोलने का अधिकार है। राज्यों में मुख्यमंत्रीगण राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं, जो देश की आर्थिक व सामाजिक नीतियों के निर्धारण में एक अहम भूमिका निभाती है। राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व औपचारिक रूप से केंद्रीय मंत्रिपरिषद में नहीं होता। अब तक प्रधानमंत्रीगण ही हर राज्य को उसके प्रतिनिधियों का हिस्सा किए जाने का ध्यान रखते आए हैं। केंद्र सरकार अपने महत्वपूर्ण निर्णयों को लिए जाने में राज्य सरकारों पर ही निर्भर करती है। वे औद्योगिक उद्यमों, छोटे कारोबार पर नियामक प्राधिकरण के रूप में काम करती है। हालांकि यह सब सच हो सकता है, पर यह भी सच है कि स्वतंत्रता प्राप्ति से कुछ ही समय पश्चात से केंद्र सरकार ने अग्रता की स्थिति का लाभ उठाया है और देश के विकास पद्धों को आकार प्रदान करने में केंद्रीय प्रकार के अधिकार का प्रयोग किया है, जिसमें उसकी उपयोग और श्रम नीति शामिल है। संजय बारू के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्ति के समय एक राष्ट्रीय पंजीकृत वर्ग अस्तित्व में आया। यह वर्ग निश्चय ही अपने लाभ के लिए केंद्र सरकार की नीतियों को प्रभावित करने की स्थिति में था। 70 के दशक तक क्षेत्रीय पूंजीपतियों का एक सशक्त वर्ग उभर कर सामने आ चुका था और उसने अपनी अधिकारवान एक प्रभावशाली ढंग से दिखाना शुरू कर दी। एक प्रबल दल के रूप में कांग्रेस के विस्तार और सशक्त क्षेत्रीय पार्टियों के उपगमन ने अपने विकास का एक सहायक वातावरण बनाया है। 1991 में शुरू की गई नई आर्थिक नीति में राज्य सरकारों को आर्थिक दशाओं को इच्छित रूप प्रदान करने में निरंतर भूमिकाएं सौंपी है। वस्तुतः राज्य सरकार के सहयोग के बिना भारतीय अर्थव्यवस्था को सुधारने का सीधा नहीं जा सकता, क्योंकि सुधारों संबंधी कार्यसूची में अनेक भारतीय संस्थान में राज्य सूची का हिस्सा हुआ करती है। राज्य सरकारें अपने राज्यों में देश के सभी प्रकार के राष्ट्रीय, क्षेत्रीय व बहुराष्ट्रीय पूंजीपतियों को लुभाने में लगी है, परंतु राज्यों को औद्योगिकरण के पैमाने पर समाप्त से नहीं रखा गया है। भारत को क्षेत्रीय असंतुलन विरासत में मिला है और दशकों नियमित विकास के बावजूद यह समस्या उदारीकरण नीति के प्रसंग में और अधिक चढ़कर बोलने लगी है। सामने पिछड़े इलाकों से विकसित क्षेत्रों की ओर श्रमिक वर्ग के पलायन की दृश्य घटना है, जो विभिन्न प्रकार के मुद्दों को जन्म दे रही है। 11.2 उद्योग धंधे। 11 फरवरी 2001 राष्ट्रीय उद्योग नीति। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत ने एक पिछड़ी अर्थव्यवस्था विकसित नहीं पाई और भी खराब बात यह भी कि कुछ ही राज्य औद्योगिक और अपेक्षाकृत से पूर्व थे, जबकि अन्य राज्य मुख्यतः कृषि पर जीवन निर्वाह करते थे और पूर्व राज्य थे। बंबई, कलकत्ता और मद्रास के बंदरगाह नगर औद्योगिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में बने थे। इसने नौकरियों के अवसर पैदा किए। शैक्षिक संस्थानों के केंद्रीय नौकरी थी। इस घटनाक्रम ने कुछ उपभोक्ता उद्योगों को संबंधी की ओर प्रवृत्त किया, जिसने सामान्य उद्योग धंधों में निवेश अधिशेष रखने वाले व्यापारी पूंजी वर्ग के उद्गमन की और प्रेरित किया। इन कारकों ने भी क्षेत्रों को टेक लगाई। देश को विकास दिलाने का लक्ष्य बनाना पड़ा, परंतु वह विकास इंसाफ की कीमत पर हासिल नहीं किया जाना था। जैसा कि राज्य नीति के निवेशक सिद्धांतों में अवगत किया गया, उसे अपने सभी नागरिकों के आजीविका के समुचित साधन सुनिश्चित करने थे और साथ ही यह भी आर्थिक व्यवस्था की कार्यप्रणाली कुछ सीमाओं में समृद्धि की सटीक न फल हो। स्वावलंबी विकास एक अन्य लक्ष्य था। यह भी देश के संतुलित विकास पर अभिलक्षित था। 1956 के उद्योग नीति प्रस्ताव ने जो व्यवस्था दी, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जाना गया। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों को साथ साथ ही रहना था। यहां तक कि विदेशी कंपनियों को भी काम करने की अनुमति दे दी गई। अर्थव्यवस्था की सरकारी बोलना और नियंत्रण के भीतर रहकर ही कार्य करना था। शस्त्रों, गोला बारूद, आणविक ऊर्जा व रेल व्यवस्था पर सरकारी एकाधिकार लागू किया जाना था। अन्य खनिजों, जहाज निर्माण, वायुयान के निर्माण तथा टेलीफोन व टेलीग्राफ उपकरणों में उद्योग शुरू करने संबंधी अधिकार सरकार ने अपने पास सुरक्षित रखा था। 1955 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने अवार्डी सत्र में समाजवाद संबंधी प्रतिमान की स्थापना को अपने लक्ष्य के रूप में घोषित किया। कांग्रेस पार्टी द्वारा इस वचनबद्धता के बावजूद 1956 के उद्योग नीति प्रस्ताव में राष्ट्रीयकरण के विषय में कोई उल्लेख नहीं था। वस्तुतः यह प्रस्ताव मिश्रित अर्थव्यवस्था के प्रति भारत की वचनबद्धता को पुनर्जीवित करता था।
प्रस्तुत मॉडल में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों को न सिर्फ एक साथ अस्तित्व बनाए रखना था बल्कि एक दूसरे का पूरक भी बनना था। निजी क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जाना था और योजना के उद्देश्यों के अंतर्गत स्वतंत्रता भी दी जानी थी। इस रणनीति का एक महत्वपूर्ण भाग था सार्वजनिक क्षेत्र के तहत भारी और निजी समाज उद्योग का द्रुत विकास। भारी उद्योग के पक्ष में परिवर्तन को उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करने वाले संसाधित लघु व कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिए जाने से जोड़ा जाना था। यह बेरोजगारी की समस्याओं से निपटने पर अभिलक्षित था। 11 फरवरी 2002 राष्ट्रीय उद्योग नीति में राज्य यह स्पष्ट है कि स्वतंत्रता पश्चात राष्ट्रवाद चुने गए विकास पथ में राज्य को न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर जबकि क्षेत्रीय स्तर पर भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी। राज्य सरकारों को सार्वजनिक क्षेत्रों की स्थापना और निजी क्षेत्रों को नियंत्रित किए जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ी। लगभग सभी राज्यों ने राज्य विद्युत बोर्ड, राज्य परिवहन निगम, राज्य वित्त निगम तथा राज्य पर्यटन निगम स्थापित किए। अनेक राज्यों ने किसानों के लिए सरकारी समितियां स्थापित की। कुछ राज्यों ने कपड़ा निगम और राही बोर्ड स्थापित किए। योजना आयोग के उदाहरण में सार्वजनिक उद्यम संस्थान ने राज्य स्तरीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के संबंध में कुछ जानकारी संकलित की। इस जानकारी के अनुसार 30 मार्च 1986 को 10,000 करोड़ के बराबर राशि के निवेश के साथ 24 राज्यों में 636 राज्य स्तरीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम काम कर रहे थे। यदि राज्य विद्युत बोर्डों व राज्य परिवहन निगमों का निवेश जोड़ा जाए तो कुल निवेशक रुपए 25,000 करोड़ बैठता था, जबकि 1977 में यह राशि रुपए 950 करोड़ की थी। इस प्रकार यह स्पष्ट है 1977 से 86 के दौरान राज्य स्तरीय सार्वजनिक क्षेत्र में 20% की वृद्धि देखी गई। तदुपरांत 31 मार्च 2000 को राज्य स्तरीय सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों में कुल निवेश रुपए 1,62,063 करोड़ के बराबर पहुंच गया। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पंजाब ने सभी राज्य स्तरीय सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों में कुल निवेश के 63.6% का हिसाब दिया। 11 फरवरी 2003 राज्य तथा आर्थिक सुधार ढांचे में जाति सार्वजनिक तथा बेलोट राजस्व स्रोत की स्थिति का सामना करते राज्यों के पास बुराइयों के निराकरण के सिवा कोई चारा नहीं है। इसके बावजूद राज्य सरकारें सुधारों के प्रति एक नियमानुवर्ती प्रवृत्ति नहीं दर्शाती है। अनेक राज्य सरकारें अभी तक सुधारपूर्ण स्थिति अपनाए हुए हैं। कुछ राज्यों में सुधारों की आवश्यकता महसूस की है। उड़ीसा सरकार ने अपने राज्य विद्युत बोर्डों को सुधारा है तथा गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश व कर्नाटक में बोर्डाना माहौल बनाने का प्रयास किया है। प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर, सकल घरेलू उत्पाद आदि के आधार पर ही राज्यों को उन्नत अथवा पिछड़े राज्यों का दर्जा दिया जाता है। उन्नत राज्यों की सूची में आते हैं पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात, नियम बंगाल, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश। पिछड़े राज्यों की सूची में शामिल हैं मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा तथा बिहार। कुरियन ने संकेत किया कि सुधार पश्चात काल में 2/3 निवेश प्रस्ताव उन्नत क्षेत्रों में ही संकेंद्रित थे। उन्नत राज्यों के पक्ष में एक सुस्पष्ट पूर्वाग्रह है। आई CICIU आई तथा IAS आई जैसी राष्ट्रीय व राज्यीय वित्त संस्थानों द्वारा वितरित आर्थिक सहायता की मांगों तक में देखा जा सकता है। मार्च 1997 तक इन संस्थाओं द्वारा वितरित आर्थिक सहायता का 67.3% उन्नत राज्यों ने ही समेटा। यहाँ तक कि उन्नत राज्यों की श्रेणी में महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश ने कुल सहायता का 51% करोड़ है। स्पष्ट है कि सुधार प्रक्रिया ने उन्नत राज्यों का पक्ष लिया है क्योंकि वे निवेश प्रस्तावों एवं वित्तीय मदद का जिससे उन्नत राज्यों में विकास प्रक्रिया की रफ्तार और बढ़ गई जबकि पिछड़े राज्यों के विकास मंदी राज्य सरकारों के प्रति काम कर रहे हैं। जो राज्य में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, केरल, मध्य प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्य स्तरीय सुधारों के क्रियान्वयन में पीछे ही रहे हैं। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु निवेशकों को आकर्षित करने के लिए भौतिक और कानूनी ताने बाने को सुधारने में तत्परता दिला रहे हैं। दक्षिणी राज्य सुप्रशासित राज्य भी है। अनेक अमेरिकी तथा यूरोपीय कंपनियों ने अपने बकाया काम कारोबार बंगलौर, चेन्नई और पुणे में खोले हैं। एन कुरियन का विचार है कि संपन्न राज्य विद्यमान अनुकूल निवेश वातावरण की वजह से ही अपनी विकास संभावना को बढ़ाने के लिए घरेलू व विदेशी दोनों ही प्रकार के निजी निवेश की उल्लेखनीय राशि को अपनी ओर खींच पाने में सक्षम है। इस निवेश वातावरण में बेहतर सामाजिक आर्थिक आधारिक संरचना शामिल है। पिछड़े राज्य दुर्बल आधारिक संरचना के कारण निजी निवेश को आकर्षित करने में असफल रहते हैं।
आधारिक संरचना की बुरी दशा का दोष संसाधन अभाव को दिया जा सकता है। संसाधनाभाव विकासाभाव की वजह से है। कुरियन इसे एक पुस्तक की संज्ञा देते हैं। आर्थिक सुधार राज्यों के बीच इन सकल आधारिक संरचना संबंधी विषमताओं को दूर नहीं कर सकते। उदारीकरण प्रक्रिया का अर्थ है इस प्रक्रिया के लिए सार्वजनिक क्षेत्र निवेश हेतु लगातार भूमिका। निजी क्षेत्र से ज्यादा मदद की उम्मीद नहीं की जा सकती है क्योंकि उसका खास मकसद को लाभ कमाना ही होता है। खराब प्रशासन आर्थिक पिछड़ेपन में भी इजाफा करता है। बिहार और उत्तर प्रदेश विकट रूप से धन कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। चौथ वसूली के लिए अपहरण एक बड़ा धंधा बन चुका है जो उद्यमी की इन राज्यों से निकल भागने पर मजबूर करता है। ये राज्य सड़क और बिजली जैसी आधारभूत सुविधाओं की उपेक्षा से चलनी है। प्रशासन असंघी है और उच्च रूप से भ्रष्ट भी। ये राज्य आर्थिक सुधारों में ज्यादा रुचि नहीं दिला रहे हैं। ये सिर्फ निवेशकों को आकर्षित करने में ही नाकामयाब नहीं रहे हैं। दरअसल यहाँ मूल्यह्रास के डर से पूंजी ही बेच दी जाती है। खासकर बिहार में 11 फरवरी 2004 राज्य तथा उद्योग स्वतंत्रता प्राप्ति के समय एक राष्ट्रीय पूंजीवादी वर्ग अस्तित्व में आया। मारवाड़ी व्यापारिक उद्यम ने कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद और कानपुर जैसे सुदूर स्थानों में अपना आधार बनाया। गुजराती उद्यम बंबई में अच्छा जम गया। हालांकि पारसी उद्यम ने पश्चिमी भारत में जगह बनाई। 60 के दशक तक औद्योगिक विकास के लगभग 2 दशकों बाद तक अधिकांश निजी निवेश या तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नियंत्रण में रहा या फिर मारवाड़ी, गुजराती और पारसी उद्यम के हाथ जिन्होंने आने वाले अवसरों का भरपूर लाभ उठाया। स्पष्टतया आर्थिक शक्ति का संकेंद्रण कुछ मुट्ठी भर व्यापार ग्रुपों के हाथों में ही रहा जो कि राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों में बताए गए लक्ष्यों से मेल नहीं खिलाता था। इस सत्य बोध ने इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए एक नया विधेयक पारित किए जाने की और प्रवृत्त किया। देश के कुछ भागों में एकाधिकार पूंजीकारों की बढ़वार पर रोक लगाने हेतु लामबंदी को एक क्षेत्रीय आयाम की जरूरत थी। महाराष्ट्र में राज्य सरकार पारसी और गुजराती पूंजीपतियों के विरुद्ध पूर्वाग्रह से ग्रस्त थी। वहाँ की राज्य सरकार ने नवोन्मेष चीनी उद्योग के साथ साथ पारंपरिक वस्त्र उद्योग में भी राज्य के भीतर से ही आने वाले व्यवसायियों को बढ़ावा दिया। 1969 में उत्तर प्रदेश में भी चरण सिंह सरकार ने इस आधार पर गैर स्थानीय निवासियों के स्वामित्व वाले चीनी मिर्च उद्योग के राष्ट्रीयकरण की मांग की कि उन्होंने उस अधिशेष को पुनर्निवेशित नहीं किया है जो कि उन्होंने उस उद्योग में अपना पैसा लगाकर अर्जित किया था। महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में एक क्षेत्रीय पूंजीपति वर्ग विद्यमान था। इस वर्ग ने इन राज्यों में चीनी मिल उद्योग में बड़े जोर शोर से प्रवेश किया। यह बात बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के साथ नहीं कोई क्षेत्रीय पूंजीपति वर्ग या ही नहीं। इन राज्यों में राष्ट्रीय वृहद व्यवसाय कायम रहे अथवा किसी उदाहरण में ऐसे उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। दी बनर्जी और घोष का विचार है कि केंद्र व राज्य सरकारों ने पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में पूंजीवादी उद्यम को प्रभावशाली ढंग से समर्थन दिया, जहाँ की एक सशक्त क्षेत्रीय पूंजीपति वर्ग पहले ही विद्यमान था। इन राज्यों में इस वर्ग ने संपन्न कृषि वर्ग के साथ मिलकर राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उनका यह भी मत है कि निजी उद्यम को एक देशन पूंजीपति वर्ग की नाकाफी की वजह से देश के पूर्वी हिस्से में केंद्र और राज्य सरकारों से कोई बड़ा समर्थन नहीं मिला। के इन राज्य कृषि विकास और औद्योगिकरण के बीच एक संबंध स्थापित करते हैं। यहाँ तक कि कृष्णा भारद्वाज का भी मत है कि औद्योगिक आजीविका दर्शाने वाले क्षेत्र भी हैं जो आशाजनक कृषि विकास दर्शाती हैं। संजय बारू का कहना है कि कृषि विकास में ऐतिहासिक कारक और भिन्नताओं से भरे कुछ अन्य कारकों ने भी औद्योगिक विकास में परस्पर राज्यीय भिन्नताओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बास के अनुसार कुछ राज्य स्थानीय उद्यम के मामले में अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक समर्थनकारी रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम स्थापित करने के विषय में केंद्र सरकार के निर्णय ने भी इस विकास को प्रभावित किया है क्योंकि ऐसे उद्योगों की स्थापना स्वतंत्र उद्योगों की बढ़वार की ओर प्रवृत्त करती है। यह बात राष्ट्रीय वृहद व्यवसाय द्वारा निवेश निर्णय के नियम में भी सत्य है। क्षेत्रीय पूंजी की व्यवसाय में प्रथम की है। आमतौर पर उनका व्यवसाय उनके अधिवास राज्य तक ही सीमित रहता है। यह वर्ग विभिन्न पृष्ठभूमियों से आता है। उनमें से कुछ कृषक परिवारों से आते हैं।
अन्य ने जहां व्यापार और वाणिज्य से प्राप्त पूंजी लगाई है। इनमें से अनेक ऐसे व्यवसायियों के परिवारों से आते हैं जो भारत अथवा विदेश में लाभप्रद रूप से रोजगार प्राप्त है। उन्होंने नए प्रकार के उद्योगों में प्रवेश किया है। जनता सीमेंट, बीज, रासायनिक उर्वरक, खाद निर्माण, इलेक्ट्रॉनिका, इस्पात और अनुबंधों की मानव ध्यान तक फैले हैं। जबकि 50 के दशक में आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब जैसे राज्यों में निजी क्षेत्र में अथवा बिरला, यापर, श्रीराम आदि जैसे राष्ट्रीय बृहद व्यापार गृहों द्वारा बृहद स्तरीय निर्माणकारी इकाइयां स्थापित की गई। 80 के दशकों प्राप्त निवेश अवसर का एक बड़ा हिस्सा क्षेत्रीय पूंजीपतियों द्वारा अपनाया गया है। उन्होंने सीमेंट, बीज, औषध निर्माण और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे उद्योगों में बड़े उत्साह से प्रवेश लिया है। राष्ट्रीय बृहद व्यापार गृहों ने कांग्रेस पार्टी को समर्थन और पैसा दिया था, साथ ही वे कांग्रेस पार्टी की नीति को प्रभावित करने की स्थिति में थे। राष्ट्रीय बृहद व्यापार गृह यह काम स्वतंत्रता प्राप्ति के 50 वर्षों तक करते हैं। क्षेत्रीय पूंजीपतियों को कांग्रेस शासित केंद्र सरकारों के हाथों भेदभाव का सामना करना पड़ा। ऐसा भारतीय उद्योग विकास बैंक और भारतीय उद्योग वित्त निगम जैसी राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के विषय में भी रास्ता था। राष्ट्रीय स्तर पर ये वित्तीय संस्थाएं राष्ट्रीय बृहद व्यवसाय का भी पक्ष लेती थी। क्षेत्रीय पूंजीपतियों की राज्य वित्त निगमों और राज्य उद्योग निगमों तक अपेक्षाकृत आसान पहुंच थी। उन्होंने राजनीतिक समर्थन पाने के लिए क्षेत्रीय पार्टियों से संबंध विकसित करने और राष्ट्रीय बृहद व्यवसाय का सामना करने के लिए विदेशी निवेशकों के साथ तस्वीर करने लगे। गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक व तमिलनाडु जैसे अनेक राज्यों के पास औसत पूंजी प्रवाहों का संगम होता है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और दिल्ली में स्टॉक एक्सचेंजों का उदय होना इन राज्यों में एक रोमांचकारी पूंजी बाजार की ओर इशारा करता है। क्षेत्रीय पूंजीपति वर्ग की सफलता राज्य सरकारों के साथ साथ राज्य स्तरीय नेताओं द्वारा भी निभाई गई समर्थनकारी भूमिका के कारण ही संभव हो सकी है। राष्ट्रीय व्यापार वर्ग के पक्ष में इंदिरा राजीव गांधी के कुछ रूप से केंद्रीकृत कांग्रेस पार्टी के पूर्वाग्रह ने भी राज्यों में उद्यमियों को समर्थन के लिए क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की ओर धकेला। कांग्रेस पार्टी के सदस्यता का दौर शुरू हुआ। इस दौर में शक्तिशाली क्षेत्रीय व्यवसाय की मांगों के प्रति ग्रहण नई आर्थिक नीति के शुरू किए जाने से क्षेत्रीय पूंजीपति वर्ग को प्रेरणा मिली प्रतीत होती है। आंध्र प्रदेश में सागरा और धीरी के तीवर जैसे इस्मानी निजी विद्युत शक्ति परियोजनाएं क्षेत्रीय व्यापार गृहों द्वारा भी स्थापित की गई है। क्षेत्रीय व्यवसाय का बढ़ता महत्व भारतीय उद्योग महासंघ तथा संयुक्त वाणिज्य मंडल जैसे मंत्रों में भी महसूस किया जा रहा है। 11.3 श्रमिक वर्ग 11 मार्च 2001 श्रमिक और राज्य स्तरीय सार्वजनिक क्षेत्र मिलकर केंद्र सरकार के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्रों की अपेक्षा बड़ी योगदान है। राज्य सरकारों द्वारा लगभग 73 लाख कर्मचारी केंद्र सरकार के तहत रोजगार तथा लोगों की संख्या मात्र 34 लाख है। केंद्र सरकार में रोजगार नाममात्र ही बढ़ा है, जबकि राज्य सरकारों ने यह वृद्धि मामूली की है। क्योंकि राज्य सरकारें राज्य स्तर पर अनेक सार्वजनिक क्षेत्रों का भी प्रबंधन करती है, वो औद्योगिक संबंध के साथ साथ रणनीतियों के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राज्य सरकारें औद्योगिक विवादों को निपटाने और कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा संबंधी योजनाएं चलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। कृषि क्षेत्र में भी राज्य सरकारें न्यूनतम मजदूरी निर्धारण और क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कारोबार बंद करने अथवा श्रमिकों की छूटनी करने का निर्णय लेने वाली निजी क्षेत्र इकाइयों की मामलों में संबद्ध राज्य सरकार की अनुमति पहले से ही लेनी पड़ती है। राज्य स्तर पर सार्वजनिक क्षेत्र नौकरियों उत्पन्न करने के साधन रहे हैं। अनेक राज्यों को आवंटित संसाधन की मोटी रकम जरूरत से ज्यादा बड़ी नौकरशाही के वेतन चुकाने में खर्च की जाती है, जिससे उन सेवाओं के लिए थोड़ा ही बचता है जो राज्य सरकारों द्वारा मुहैया कराए जाने की उम्मीद की जाती है। इस अत्यंत बड़ी नौकरशाही का आकार छोटा किए जाने की तत्काल आवश्यकता दिलाई पड़ती है। अनेक रहस्य कार्यफल की गुणवत्ता सुधारने के लिए यथेष्ट कार्य नहीं कर रहे हैं। भारत के सामने रोजगार की तलाश में देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में पलायन कर जाने वाले श्रमिकों की दृश्य घटना भी है। इसने अक्सर स्थानीय श्रमिकों के हित की रक्षा कुछ राज्यों में संकीर्ण आंदोलनों को भी जन्म दिया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही मोर्चाकारों के बीच यह बोध व्याप्त रहा है कि भारत के पास अनेक बल की प्रयोगता है। यही कारण है कि एक साधित तकनीक को स्वाभाविक के साथ साथ नाशित भी समझा जाता था। 1981 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार कृषि अभिक कुल श्रमिक बल का 26.3% थे। 1907 में प्रकाशित द्वितीय श्रमिक अन्वेषण के अनुसार 85% कृषि श्रमिक नामित है, जो ऐसे किसी भी किसान के पास काम कर लेते हैं वो उन्हें लगाने को तैयार हो। लगभग 15% कृषि श्रमिक ही किन्हीं खास भूस्वामियों से जुड़े हैं।
आधे से अधिक कृषि श्रमिकों के पास कोई जमीन नहीं है और बाकियों के पास अगर है भी तो बहुत ही थोड़ी सी। उनके विषय में एक और तमय यह है कि वे अभिभावी रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ी जातियों से संबंध रखते हैं। 1948 में न्यूनतम वेतन अधिनियम पारित हुआ। इस अधिनियम के तहत हर राज्य सरकार से कहा गया कि वह 3 वर्षों के भीतर कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी तय करे। भारत के केवल कुछ ही राज्यों में कृषि श्रमिक सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम मजदूरी पाते हैं। ये राज्य हैं केरल, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। इन राज्यों में थी लेकिन महिला श्रमिकों के विपक्षांत भेदभाव व्याप्त है। उन्हें घोषित न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती। जागरूकता और संगठन ने कुछ राज्यों में मजदूरी को न्यूनतम वेतन के करीब पहुंचा दिया है। उन राज्यों में जहां कृषि श्रमिक संगठित नहीं है, मजदूरों की मौत करने की शक्ति क्षीण है। जहां वास्तविक मजदूरी और न्यूनतम मजदूरी के बीच बहुत ज्यादा फर्क है। न्यूनतम वेतन अधिनियम के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी के सवाल पर अगस्त 1981 में एक राज्यों का श्रम मंत्री सम्मेलन किया गया। यह तय किया गया कि न्यूनतम मजदूरी गरीबी की रेखा से नीचे नहीं जाना चाहिए। आगे यह भी निर्णय लिया गया है कि न्यूनतम मजदूरी को उपभोक्ता मुख्य निर्देशिका से जोड़ा जाएगा। 1998 में केंद्र सरकार की एक अधिसूचना में राज्य सरकारों को यह निर्देश दिया गया कि वे असंगठित क्षेत्र में न्यूनतम मजदूरी 40 रुपए से नीचे कम न करें। केवल हरियाणा, पंजाब, मिजोरम, मणिपुर, राजस्थान व उत्तर प्रदेश की इस मानक दर का पालन करते हैं। अधिकांश राज्यों में न्यूनतम वेतन 1995 से 96 के बीच तय किए गए। इन राज्यों के बीच न्यूनतम वेतनों में भिन्नता की श्रृंखला बहुत बड़ी है। हरियाणा में नहीं, यह सबसे नीचे है। यथा यह ₹62.12 से ₹64.12 के बीच है, जबकि पंजाब में यह रकम 58.07 से ₹60.62 के बीच, बाद में ₹16 से ₹42.80 के बीच और तिहाड़ में यह ₹27.30 से ₹39.70 के बीच है। एक निर्मोह प्रथा जो ग्रामीण भारत में सदियों से चली आ रही है, वो है बंधुआ मजदूरों की प्रथा। यह व्यवस्था उन मजदूरों की अत्यधिक दरिद्रता और असहायपन की वजह से जन्मी जिन्हें अनुत्पादनकारी मौसम में श्राद्धान्न की आवश्यकता पड़ती थी अथवा विवाह मां, चिकित्सा उपहार आदि विशेष मौकों पर धन की आवश्यकता पड़ती थी। वेतन कम ये और उधार लिए गए धन पर ब्याज इतना अधिक कि वे उसे कभी नहीं चुका पाते थे। एक बार गुम ही श्रमिक द्वारा ऋण से लिए जाने पर और उसके वंशज बेनियादी आवश्यकता के लिए नियुक्त हो जाते थे। बंधुआ मजदूरी प्रथा को रिबंध श्रमिक उन्मूलन अधिनियम 1976 द्वारा समाप्त कर दिया गया। राज्य सरकारों से प्राप्त श्रम मंत्रालय के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार 30 मार्च 1995 तक लगभग 251,424 बंधुआ मजदूरों की पहचान कर उन्हें पाया गया। 2002 औद्योगिक विवादों के फलस्वरूप उत्पादन में बाधा पड़ती है। ये विवाद राष्ट्रीय आय को प्रभावित करते हैं। ये उपभोक्ता के लिए भी असुविधा पैदा करते हैं। औद्योगिक श्रम के मामले में राज्य सरकारें केंद्र सरकार के साथ मिलकर पूंजीपतियों और श्रमिकों के बीच विवादों को निपटाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 1947 में भारत सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम में विवादों को रोकने में उन्हें निपटाने हेतु एक तंत्र की रूपरेखा तैयार की। इस अधिनियम को 1956 में संशोधित किया गया। इस संशोधित अधिनियम ने विवादों के निपटान के लिए एक तंत्र हेतु व्यवस्था दी। राज्य सरकारों ने श्रमिक अदालतें कायम की हैं ताकि नियोक्ताओं के विवादित आदेशों की बारीकी से जांच की जा सके। उन्हें हड़तालों व तालाबंदियों की वैधता अथवा अन्यथा की पहले जाने की भी शक्ति प्रदान की गई है। राज्य सरकारों को एक अथवा इससे अधिक न्यायाधिकरण नियुक्त करने का भी अधिकार दिया गया है। वे न्यायाधिकरण वेतन, बोनस, लाभ आदि से संबंधित विवादों का फैसला सुनाते हैं। राज्य न्यायाधिकरणों का प्रमुख किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष ही कोई व्यक्ति होता है। 1967 में सरकार द्वारा राष्ट्रीय विभाजन प्रोत्साहन बोर्ड की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य औद्योगिक विवादों को निपटाने के लिए स्वैच्छिक विभाजन को बढ़ावा देना था। इस बोर्ड में नियोक्ताओं व श्रमिकों तथा केंद्र और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होते हैं। 11 मार्च 2003 में और सामाजिक सुरक्षा। औद्योगिक क्षेत्र में श्रमिकों को कुछ कारणों से आर्थिक बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है, जिन्हें व्यापार में चक्रीय उतार चढ़ाव, क्रूरता, औद्योगिक दुर्घटनाएं तथा वृद्धावस्था के रूप में जाना जाता है। जबकि पूंजीपतियों के पास व्यापार की अनिश्चितताओं का सामना करने के लिए सभी संसाधन होते हैं, श्रमिकों के पास बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी अथवा दुर्घटनाओं का सामना होने पर उनका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए संसाधन ही नहीं होते। राज्यों का उनके प्रति एक दायित्व है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए 1948 में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम लागू किया गया।
यह अधिनियम बीमारी, प्रसूति, रोजगार और क्षति के दौरान नकद लाभ, श्रमिक की मृत्यु पर पेंशन और किसी बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर अंत्येष्टि व्ययों के भुगतान संबंधी व्यवस्था देता है। यह अधिनियम चिकित्सा संबंधी देखभाल और उपचार की भी व्यवस्था देता है। इस अधिनियम के अंतर्गत आते हैं वेतनभोगी मजदूर, निम्न वेतन पाने वाला लिपिकीय एवं प्रशासनिक कर्मचारी वर्ग जिनका वेतन ₹6,500 से कम हो। इस अधिनियम ने एक स्वायत्त निकाय को जन्म दिया जिसे कर्मचारी राज्य बीमा निगम कहा जाता है। उक्त योजना को क्रियान्वित करना ही उसकी जिम्मेदारी है। इस निगम के शासी निकाय में 40 व्यक्ति होते हैं जो सरकारों, संसद, नियोक्ताओं एवं श्रमिक संगठनों तथा चिकित्सा व्यवसायियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस अधिनियम ने एक कर्मचारी राज्य बीमा निधि को भी जन्म दिया है। इसमें नियोक्ता का अंशदान जो पहले 4% पर तय था, अब बढ़ाकर 4.75% कर दिया गया है। कर्मचारी का अंशदान वेतन के 15% हो गया है। इसके अलावा इस योजना में नियोक्ता और कर्मचारी का अंशदान केंद्र व राज्य सरकारों से मिलने वाले अनुदानों पर निर्भर करता है। चिकित्सीय देखभाल पर राज्य सरकार 12.5% की सीमा तक योगदान करती है। 1961 में आकृत लाभ अधिनियम पास किया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य था मातृ सुरक्षा हेतु एक लाभ प्रदान करना। यह अधिनियम कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत न आने वाले सभी कारखानों, खदानों व बागवानी पर लागू होता है। यह अधिनियम 12 सप्ताह की कोई अवधि के लिए औसत दैनिक वेतन की दर से मातृ के लाभ को व्यवस्था भी देता है। केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक बेरोजगारी वाले राज्य रहे हैं। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पंजाब में सबसे कम बेरोजगारी दर है। वर्ष 1999 से 2000 में केरल की बेरोजगारी दर 21% रही, जबकि हिमाचल प्रदेश की बेरोजगारी संख्या मात्र 3% थी। केरल, पश्चिम बंगाल व तमिलनाडु में बेरोजगारी का बहुत ऊंचा स्तर होने की बाबत योजना आयोग द्वारा द्वारा दिया गया एक स्पष्ट है कि इन राज्यों में श्रमिकों की दृढ़ मूलभूत शक्ति के वेतन अपेक्षाकृत कम है और ये राज्य बेहतर सामाजिक सुरक्षा मापदंडों की पूर्ति करते हैं। मल्होत्रा इसे प्रतिकूल श्रमिक संबंधों की संज्ञा देते हैं। सुधार उपरांत गौरव गुजरात, कर्नाटक और हरियाणा अन्य राज्यों में बेरोजगारी की दर बढ़ती है। 11 मार्च 2004 श्रमिक और उद्योगीकरण 15 से 21 आयु वर्ग में युवा बेरोजगारी दरें केरल और पश्चिम बंगाल में बहुत ऊंची है। केरल, पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा, बिहार, हिमाचल प्रदेश तथा महाराष्ट्र में बेरोजगारी की बहुत ऊंची दर दर्ज है। शहरी इलाकों तक शिक्षित एवं कुशल युवा वर्ग के लिए रोजगार पैदा किए जाने की आवश्यकता दिखाई पड़ती है। संगठित क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्रों तथा 10 से अधिक लोगों को नियोजित करने वाले निजी क्षेत्रों में रोजगार 5.34% श्रमिक बल को रोजगार प्रदान करता है। यह क्षेत्र प्रायः रोजगार रहित विकास की व्यवस्था कर रहा है। 1993 से 94 जो 1999 से 2000 के बीच सार्वजनिक क्षेत्र में नौकरियों उत्पन्न करने में किसी भी योगदान दिया। नई आर्थिक नीति के हिस्सों के रूप में आकार घटाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
सर सब्जी जलेगी। इसका अर्थ है लागत जुटाने के लिए प्रक्रियाओं को कम करना। साफ शब्दों में आकार घटाने का मतलब है नौकरियों का कम होना। निजीकरण को भी नौकरियों के लिए खतरे के रूप में लिया जाता है। रुग्ण उद्योगों का बंद होना भी कर्मचारियों को रोजगार देता है। सेवानिवृत्ति योजनाएं भी तथा अनियमितीकरण सुचारू दौर में श्रमिकों की दशा का चरित्र करते लगते हैं। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में इरादा रखने वाले नियोक्ताओं पर तर्कसंगत प्रतिबंध लगता है। ऐसे मामलों में मजदूर को मुआवजा सूचना देनी होगी। साथ ही यूनियन और प्रबंधन का काम होगा कि कर्मचारियों के रोजगार के रक्षा तरीके और साधन तय करें। आर्थिक प्रतिबद्धता के आधार पर इन प्रावधानों में परिवर्तन का प्रयास किया जाता है। विकसित देशों में पूर्णतः विकसित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली होने के कारण आकार घटाना तकलीफ होता है। ऐसी बात जैसे विकासशील देशों के साथ नहीं है। इसी भय से संगठित क्षेत्र में श्रमिक वर्ग निजीकरण के खिलाफ है। जामतोष वार्षिक का मत है कि निजीकरण को सिर्फ बड़े पैमाने पर खेतों से विलग कर दिया जाए। बृहत्तर निजीकरण कार्यक्रमों का लागू करना आसान होगा। 1991 में टाटा स्टील उड़ीसा में एलॉयज को लेकर कर्मचारियों को नौकरी से निकालने के बगैर उसकी अपात्रता बढ़ी। दिल्ली विद्युत बोर्ड को भी भेजा जा चुका है, परंतु कर्मचारियों को ठगी का सामना नहीं करना पड़ा है। इस प्रकार की स्थिति में केवल असंगठित क्षेत्र में ही रोजगार की संभावना दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ क्षेत्र 92% श्रमिक बल को रोजगार प्रदान करता है। अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र में लघु व्यवसाय और स्वरोजगार प्राप्त दोनों ही आते हैं। असंगठित क्षेत्रों में मुख्य रोजगारोन्मुखी गतिविधियां हैं कृषि व उनसे जुड़े क्रियाकलाप, तिजारत, रेस्तरां व होटल तथा पर्यटन। इसमें शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसे सामाजिक क्षेत्र भी शामिल हैं। परिवहन और निर्माण कार्य भी इसी का हिस्सा है। यहाँ तक कि सूचना प्रौद्योगिकी भी असंगठित क्षेत्र का ही हिस्सा है। कृषि क्षेत्र श्रमिक समावेशकारी बन सकता है, बशर्ते बागवानी, पुष्प कृषि, कृषि वानिकी, लघु सिंचाई एवं जल संवर्धन विकास पर ध्यान दिया जाए। असंगठित क्षेत्र में अन्य उच्च संभावना वाले रोजगारोन्मुखी क्षेत्र है व्यापार, भोजनालय एवं पर्यटन तथा सूचना प्रौद्योगिकी।